जय हिंद। मैं हूं अरुण कुमार और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं T2 क्लासेस में। आज का हमारा टॉपिक है मैप ऑफ एशिया के अंतर्गत ईस्ट एशिया हम पढ़ रहे हैं और ईस्ट एशिया में आज पढ़ेंगे हम जापान के आसपास के आर्किपेलागोस, जापान के आसपास के समुद्र और जापान के आसपास पड़ने वाले कुछ ऐसे द्वीप जिनको लेकर दूसरे आपसी देशों में आस पड़ोस के देशों में मतभेद बना हुआ है। तो चलिए जापान के बारे में और आसपास के क्षेत्र में के बारे में जानते हैं। टॉपिक है हमारा मैप ऑफ ईस्ट एशिया। तो देखिए ये आपको जापान दिखाई दे रहा है। ये एक ईस्ट एशिया में बसा हुआ देश है। इसको हम लैंड ऑफ राइजिंग सन भी कहते हैं, उगते हुए सूरज का देश कहते हैं। और उगते हुए सूरज को बोलते हैं जापानीज लैंग्वेज में निप्पॉन। तो जापानीज लोग जो है अपने देश को निप्पॉन भी बोलते हैं। इसके फ्लैग में ये एक लाल रंग का गोल बना हुआ है, ये उगता हुआ सूरज ही है। तो जापान का फ्लैग याद रखने का बहुत आसान सा तरीका है, एक वाइट कलर के रेक्टेंगल के ऊपर उगता हुआ सूरज, उसे हम कहेंगे जापान का फ्लैग। ये जापान का फ्लैग है, ये उगता हुआ सूरज ही बनाया गया है। जापान ईस्ट एशिया में पड़ने वाला एक देश है। पूर्ण रूप से एक आइलैंडिक कंट्री है, मतलब ये अपना लैंड बॉर्डर किसी देश के साथ साझा नहीं करेगा। इसके चारों तरफ समुद्र ही होंगे। ये एक वोल्केनिक आर्कीपेलागो है। आर्कीपेलागो का मतलब होता है द्वीपों का समूह। वोल्केनिक क्यों है? क्योंकि ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के अंतर्गत आता है। यहाँ पे 3 प्लेटें आपस में टकरा रही हैं, जिसके कारण से यहाँ पे वोल्केनिक एक्टिविटी होती रहती है। वो प्लेटें कौन सी है हम अभी जानेंगे। यहाँ का जो सबसे ऊंचा पर्वत चोटी है वो माउंट फूजी है। माउंट फूजी भी एक वोल्केनो ही है, एक्टिव वोल्केनो है। काफ़ी बार पूछा जाता है कि माउंट फूजी कौन से देश में है, तो जापान में है। नदियाँ यहाँ पे लंबी लंबी होंगी नहीं, क्योंकि ये सारे के सारे आइलैंड्स हैं। लगभग 7000 आइलैंड से बना हुआ ये देश है। सियानाओ जो है, सियानाओ रिवर इसकी सबसे लंबी रिवर है और बीवा लेक इसकी सबसे बड़ी लेक है। ये दोनों बातें एग्जाम में नहीं पूछी जाएंगी, कभी मैच द फॉलोइंग में आ सकती हैं। सिनानाओ रिवर जापान की सबसे लंबी नदी है। बीवा जापान की सबसे बड़ी लेक है। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के अंतर्गत ये आता है। मैं अभी आपको बताऊंगा ये क्या चीज़ है। यहाँ की करेंसी जो है जापानीज येन है, येन, और येन को इस सिंबल के द्वारा डिनोट किया जाता है। जापान की राजधानी टोक्यो है। टोक्यो ही जापान का सबसे बड़ा शहर भी है और टोक्यो ही दुनिया का सबसे बड़ा शहर भी है। अगर हम पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो एरिया के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा शहर कौन सा है वो आप मुझे कमेंट करके बताइए। तो देखिए ये आपको पैसिफिक ओशियन दिखाई दे रहा है। पैसिफिक ओशियन, यहाँ पे जो प्लेट दिखाई देगी, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में मैंने आपको बताया है, ये जो पूरी की पूरी है ये पैसिफिक प्लेट है। ये पैसिफिक प्लेट है और ये अपनी आसपास की प्लेटों में सबडक्ट होती चली जा रही है। इसका मतलब आप ये समझ सकते हैं कि पैसिफिक ओशियन जो है धीरे धीरे छोटा होता चला जा रहा है। कुछ समय के बाद पैसिफिक ओशियन छोटा हो जाएगा, लेकिन वो समय कुछ नहीं होगा। वो हमारे प्री मेंस या आपके प्री मेंस एग्जाम तक नहीं होने वाला। आने वाले करोड़ों अरबों सालों में ऐसा होगा पैसिफिक ओशियन, लेकिन धीरे धीरे छोटा हो रहा है। ये बात सही है, क्योंकि पैसिफिक प्लेट आस पड़ोस की प्लेटों के नीचे सबडक्ट हो रही है। कौन कौन सी प्लेट है? ये साउथ अमेरिकन प्लेट है, ये नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, ये यूरेशियन प्लेट है, ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है। यहाँ पे जो दिखाई दे रही है आपको, यहाँ पे फिलीपाइंस प्लेट है। ये सारी की सारी प्लेटों के नीचे घुसती चली जा रही है पैसिफिक प्लेट, जिसके कारण पैसिफिक प्लेट के जो किनारे हैं यहाँ पे काफ़ी वोल्केनिक एक्टिविटी पाई जाती हैं इस क्षेत्र में। जैसा कि आपको पता है, मैंने आपको प्लेट टेक्टोनिक थ्योरीज और वोल्केनिज्म में पढ़ाया है। जब एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे घुसती है तो वहाँ पे एक वोल्केनिक रप्चर होता है, वोल्केनिक एक्टिविटी होती है, प्लस भूकंप भी आते हैं। तो इस सारे के सारे क्षेत्र में जो ये मैंने आपको ब्लू कलर से बताया, यहाँ पे पैसिफिक ओशियन के किनारे पे ज्वालामुखियों की कतार सी पाई जाती है और इस कतार को ही बोलते हैं रिंग ऑफ फायर। फायर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ज्वालामुखी जब विस्फोट होता है तो उससे आग निकलती है। रिंग क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये आकृति छल्ले नुमा बन गई है, इसलिए इसको बोलते हैं पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। और इस पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के अंतर्गत ही आपको दिखाई दे रहा है जापान। तो जापान जो है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के अंतर्गत ही आता है। ये जापान मैंने आपको बताया ईस्ट एशिया में लोकेटेड एक देश है। ईस्ट एशिया में बाकी कौन कौन से देश हैं, हम ईस्ट एशिया के ऊपर ऑलरेडी डिटेल्ड में वीडियो बना चुके हैं, आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। वैसे ईस्ट एशिया में चाइना, मंगोलिया, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया और यहाँ पे एक छोटा सा देश है ताइवान, प्लस जापान। ये 5 ही देश ईस्ट एशिया में आते हैं। जापान के आसपास में क्या है, कौन कौन से सागर हैं, ये हम सभी इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं जापान में जो है काफ़ी मात्रा में भूकंप आते हैं, वोल्केनोज एक्टिविटी होती रहती हैं। जब भूकंप जापान के क्षेत्र में आएंगे तो यहाँ पे समुद्र है, तो समुद्र में भूकंप आएगा तो सुनामी भी आएगी। तो काफ़ी नेचुरल डिजास्टर जापान में होते रहते हैं। कारण क्या है? कारण है यहाँ पे 3 प्लेटों का आपस में मूवमेंट होना। कौन कौन सी प्लेट है वो? ये है यूरेशियन प्लेट,
ये पैसिफिक प्लेट और नीचे से फिलीपाइंस प्लेट। यूरेशियन प्लेट के नीचे ये दोनों पैसिफिक और फिलीपाइंस प्लेट सबडक्ट होती चली जा रही हैं। और ऐसा ही नहीं है, यहाँ पे 3 प्लेट हैं, एक चौथी प्लेट भी आपको उत्तर में मिलेगी जिसे हम बोलते हैं नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। नॉर्थ अमेरिकन प्लेट यहाँ कहाँ से आ गई, क्योंकि दुनिया गोल है, यहाँ पे नॉर्थ अमेरिकन प्लेट भी है, हालांकि उसका कोई मूवमेंट अभी नहीं है। तो इन 3 प्लेटों के आपसी मूवमेंट के कारण कौन कौन सी प्लेटें, यूरेशियन प्लेट, पैसिफिक प्लेट और फिलीपाइंस प्लेट के मूवमेंट के कारण यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में भूकंप आते रहते हैं, और भूकंप आएंगे तो सुनामी भी आएगी। तो इसलिए जापानीज लोग जो है अपने घरों को उसी तरह से डिज़ाइन करते हैं ताकि भूकंप आने और सुनामी आने पे कम से कम उनको नुकसान हो। ये देखिए प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, जैसा मैंने आपको पढ़ाया है, ये दुनिया में पाई जाने वाली कुछ प्लेटें हैं, उनमें से ये पैसिफिक प्लेट है। ये पैसिफिक प्लेट है जो घूम के इधर आ गई है, यही पैसिफिक प्लेट है। ये पैसिफिक प्लेट है। ऊपर की तरफ ये हमारी नॉर्थ अमेरिकन प्लेट आपको दिखाई दे रही है, इसी का ऊपर वाला हिस्सा यहाँ पे आ रहा है, इसको कमचटका प्लेट भी कहते हैं। ये नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है। ये हमारी की पूरी बड़ी वाली जो है यूरेशियन प्लेट है। कौन सी प्लेट है? यूरेशियन प्लेट है, ठीक है। अभी आप ये सोचेंगे कि ये प्लेट यहाँ कहाँ से आ गई है, धरती गोल है, ग्लोब पर देखिए दुनिया गोल होती है, दुनिया चपटी नहीं होती, तो ये प्लेट यही है। नीचे की तरफ आपको फिलीपाइंस प्लेट दिखाई दे रही है, तो यहाँ पे 4 प्लेट हैं। उन 4 प्लेटों में से यूरेशियन प्लेट जो है, यूरेशियन प्लेट के नीचे घुस रही है फिलीपाइंस प्लेट और पैसिफिक प्लेट, ठीक है। और ये जो अमेरिकन प्लेट है, ये वाली जो आपको नॉर्थ अमेरिकन प्लेट जो है और पैसिफिक प्लेट जो है, ये एक दूसरे से दूर जा रही हैं। तो यहाँ पे जो मूवमेंट हो रहा है उसकी वजह से भूकंप नहीं आएंगे। भूकंप किसकी वजह से आएंगे? जब प्लेट एक दूसरे के नीचे सबडक्ट होंगी। ये यूरेशियन प्लेट है, इसके नीचे पैसिफिक प्लेट यहाँ पे प्लस फिलीपाइंस प्लेट सबडक्ट हो रही हैं, नीचे की तरफ घुस रही हैं, जिसके कारण यहाँ पे काफ़ी मात्रा में भूकंप और सुनामी आते रहते हैं। यूरेशियन प्लेट, पैसिफिक प्लेट, फिलीपाइंस प्लेट तीनों मिल रही हैं जापान में आके, ये नीचे सबडक्ट हो रही हैं, ये उनके ऊपर है। ये है हमारा जापान। पैसिफिक ओशन में जापान मैंने आपको बताया, पैसिफिक ओशन में भी नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक ओशन में आएगा जापान, रिंग ऑफ फायर के अंतर्गत आएगा। ये एक आइलैंडिक आर्कीपेलागो है, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ लगभग 7000 आइलैंड हैं। जापानीज आर्कीपेलागो भी इसको बोला जाता है। इन 7000 आइलैंड में से 260 आइलैंड ही हैं जो इनहेबिटेड है। इनहेबिटेड का मतलब होता है 260 आइलैंड पर ही लोग निवास करते हैं। इन 260 में से भी मुख्य रूप से 5 ही आइलैंड है। उन 5 आइलैंड के बारे में क्वेश्चन एग्जाम में आता है, जिन्हें हम अभी जानेंगे। दुनिया का चौथा सबसे बड़ा आइलैंडिक कंट्री है जापान। दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंडिक कंट्री द्वीपीय देश इंडोनेशिया है। यह है रिंग ऑफ फायर, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, जिसके बारे में आपको बता चुका हूँ। इसके जापान के आसपास में कौन कौन सी वाटर बॉडीज़ पाई जाती हैं? तो जापान के आसपास में पाई जाने वाली वाटर बॉडीज हैं सी ऑफ ओखोस्ट, सी ऑफ जापान, ईस्ट चाइना सी, फिलीपाइंस सी और नॉर्थ पैसिफिक सी। चलिए मैप में हम इन सबको देख लेते हैं। यह है जापान। जापान के उत्तर पूर्व में आपको दिखाई दे रहा है रसिया, चाइना और कोरियन पेनिनसुला के बीच में, और जापान के उत्तर पूर्व में जो सागर आपको दिखाई दे रहा है यही है सी ऑफ जापान। इसको जापान का सागर या ईस्ट सागर भी कहा जाता है। जापान के आप नॉर्थ में जाइए, यहाँ पे आपको दिखाई देगा सी ऑफ ओखोस्ट। ओखोस्ट सागर आगे आने वाले मैप में मैं बड़ा करके भी इसको दिखाऊंगा। यहाँ पे फिलहाल याद रखिए जापान का जो सबसे ऊपर वाला आइलैंड है इसको बोलते हैं होकियाडो। होकियाडो के उत्तर में है ओखोस्ट का सागर। जापान के आप देखेंगे दक्षिण पूर्व में जो सागर दिखाई आपको दे रहा है, उत्तर पूर्व या पश्चिम बोलेंगे इसको, एकदम बोले तो जापान के पश्चिम में भी आप कह सकते हैं, यह है नॉर्थ पैसिफिक ओशियन। नॉर्थ पैसिफिक ओशियन। जापान के दक्षिण में जो सागर दिखाई दे रहा है, जापान के और दक्षिण में आप नीचे की तरफ जाएंगे तो आपको फिलीपाइंस देश मिलेगा। तो फिलीपाइंस देश और जापान के बीच में जो सागर है इसको बोलते हैं फिलीपाइंस सागर। जापान और चाइना के बीच में जो सागर है ये वाला, इसको बोलते हैं ईस्ट चाइना सी। तो मैंने आपको 5 मुख्य जल राशियाँ यहाँ पर दिखाई, सी ऑफ जापान, सी ऑफ ओखोस्ट, नॉर्थ पैसिफिक ओशियन, फिलीपाइंस सी और ईस्ट चाइना सी। बड़े रूप में बोले तो ये सारे के सारे सागर ही पैसिफिक सागर यानी प्रशांत महासागर का हिस्सा हैं। जापान के मुख्य रूप से 5 आइलैंड हैं, होकियाडो, होन्शु, कोयोशु, सेकिकाको, शिकोकू बोलते हैं इसको, शिकोकू और ओकिनावा। शिकोकू और ओकिनावा, इन 5 में सबसे छोटा होन्शु है, जिसका नाम सबसे छोटा है वो सबसे बड़ा है, छोटा नहीं, जिसका नाम सबसे छोटा है वो सबसे बड़ा आइलैंड जो है वो होन्शु है, और जिसका नाम सबसे बड़ा है वो सबसे छोटा है यानी कि स्मॉलेस्ट है ओकिनावा। जिसका नाम बड़ा है वो छोटा है, जिसका नाम छोटा है वो बड़ा है, ऐसे भी याद रख सकते हैं। इन 5 आइलैंड में सबसे उत्तर में होकियाडो है, ये उसी क्रम में लिखे हुए हैं, उत्तर से दक्षिण के क्रम में, नॉर्थ टू ईस्ट का यही क्रम है, और सबसे दक्षिणतम आइलैंड जो है वो ओकिनावा है। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि सबसे उत्तरतम आइलैंड यही होगा और सबसे दक्षिण में यही होगा। ये मुख्य 5 आइलैंड के बारे में बात करी जा रही है। यहाँ पे 7000 द्वीप हैं। होकियाडो सबसे उत्तर में है, दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा है होन्शु,
सबसे बड़ा आइलैंड है होन्शु आइलैंड पर ही जो है इसकी राजधानी टोक्यो बसी हुई है और सबसे ज़्यादा जनसंख्या भी होन्शु आइलैंड पर ही निवास करती है। सबसे बड़ा है होन्शु। क्योशु, शिकोकू और ओकिनावा सबसे दक्षिण में है और सबसे छोटा है। ठीक है, चलिए मैप पे इनको हम देख लेते हैं। तो देखिए सबसे उत्तर में है होक्काइडो, ये होक्काइडो है। सबसे बड़ा जो बीच में आपको दिखाई दे रहा है ये होन्शु है और होन्शु पर ही टोक्यो है। सबसे बड़ा है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या भी इसी पे है, टोक्यो भी इसी पे है, होन्शु। उसके बाद शिकोकू, क्यूशु, मेन तो ये चार ही हैं, पांचवा कहाँ गया, पांचवा भी हम ढूंढेंगे। देखिए होक्काइडो, चार याद रखिए आप, होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशु। उसके बाद यहाँ पे एक आइलैंडिक आर्क बनी हुई है, द्वीपीय चाप। ये जो आइलैंड आपको दिखा यहाँ पे क्यूशु के दक्षिण में, ये क्यूशु है। क्यूशु के दक्षिण में एक आइलैंडिक आर्क है। आर्क का मतलब होता है द्वीपीय चाप। जब द्वीप एक चाप के आकृति के रूप में बने होते हैं तो उसे द्वीपीय चाप कहा जाता है। द्वीपीय चाप आइलैंडिक आर्क कहा जाता है। जब बहुत सारे द्वीप एक जगह इकट्ठे होकर छोटे द्वीप बने होते हैं तो उन्हें आर्कीपेलागो कहा जाता है और एक सिंगल द्वीप को आइलैंड कहा जाता है। आई होप तीनों चीज़ों में आपको अंतर समझ में आ रहा होगा। तो ryukyu आइलैंड्स की जो आइलैंडिक आर्क है उसी में आपको एक यहाँ पे आइलैंड दिखाई दे रहा है, ओकिनावा। ओकिनावा मुख्य पांचवा आइलैंड है, ओकिनावा, जैसे मैंने आपको दिखाया था ओकिनावा सबसे छोटा सबसे दक्षिण में, तो यहाँ पे है ओकिनावा। ठीक है, ओकिनावा। आई होप पांचों आपको समझ में आ गए होंगे। इसके अलावा भी कुछ आइलैंड्स इंपॉर्टेंट हैं जापान के जो अक्सर एग्जाम में आते रहते हैं। कौन कौन से? ryukyu आइलैंड आर्क, इजू आइलैंड्स, ओगासावारा आइलैंड्स प्लस वोल्केनो आइलैंड्स। ये कहाँ पे हैं, चलिए हम इनको ढूंढते हैं। तो देखिए जापान है, ये जापान में होन्शु आइलैंड है, ये है होन्शु आइलैंड्स। जहाँ टोक्यो है, टोक्यो के दक्षिण की तरफ आपको एक आइलैंड का ग्रुप दिखाई देगा, ये वाला इसको हम बोलते हैं इजू आइलैंड्स। इजू आइलैंड्स जापान का हिस्सा है। इसके और दक्षिण में आप जाइए, यहाँ पे आपको एक आइलैंड का ग्रुप दिखाई देगा, इसको बोलते हैं ओगासावारा आइलैंड्स। क्या? ओगासावारा आइलैंड्स। ये जो आपको ग्रुप दिखाई दे रहा है आइलैंड्स का, ये ही है ओगासावारा आइलैंड्स। ये ओगासावारा आइलैंड्स है। ठीक है, ओगासावारा आइलैंड्स। इसी के और दक्षिण में आपको एक और ग्रुप दिखाई देगा, यहाँ पे लिखा हुआ है वोल्केनो आइलैंड। ये वोल्केनो आइलैंड्स का ग्रुप है। तो दक्षिण की तरफ होन्शु आइलैंड से एकदम दक्षिण की तरफ कौन सा सागर है? ये फिलीपाइंस सागर में कौन कौन से आइलैंड्स मैंने आपको बताया जापान के? इजू आइलैंड्स, वोल्केनो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स और ओगासावारा आइलैंड्स। इन ग्रुप ऑफ आइलैंड्स में एक बोनिन आइलैंड ग्रुप भी आता है जो इस मैप में नहीं दिखाया गया है, याद रखिएगा बोनिन भी जापान का ही हिस्सा है। इसके बाद क्या होता है, अब हम फिलीपाइन सी में जा रहे हैं, नीचे की तरफ यानी साउथ की तरफ जाने पर एक जगह आती है मैरियाना ट्रेंच। दुनिया का सबसे गहरा सागर मैरियाना ट्रेंच यहीं फिलीपाइन सागर में है और उस मैरियाना ट्रेंच के आसपास में कुछ आइलैंड्स हैं जिन्हें हम कहते हैं मैरियाना आइलैंड्स। मैरियाना आइलैंड्स जापान का हिस्सा नहीं है। मैरियाना आइलैंड्स यूएसए का पार्ट है, यानी अमेरिका का पार्ट है। और मैरियाना आइलैंड्स की लोकेशन की बात करें तो वो ओशियानिया जो क्षेत्र है, ओशियाना क्षेत्र में जो माइक्रोनेशिया है उस माइक्रोनेशिया में आते हैं मैरियाना आइलैंड्स। तो आने वाली अगली वीडियो में जब हम ओशिनिया माइक्रोनेशिया पढ़ेंगे तब हम मैरियाना आइलैंड्स को पढ़ेंगे। जापान यहीं तक है। ठीक है, जापान यहीं तक है। इजू आइलैंड्स, ओगासावारा आइलैंड्स और वोल्केनो आइलैंड्स। इजू आइलैंड्स, ओगासावारा आइलैंड्स, वोल्केनो आइलैंड्स और बोनिन, जैसे मैंने आपको बताया था बोनिन आइलैंड्स, यही हैं फिलीपाइंस और पैसिफिक के बीच में जापान के आइलैंड्स। और ये आइलैंडिक आर्क मैं आपको दिखाई चुका हूँ, जो चीन और ताइवान की तरफ को एक आर्क बनी हुई है ईस्ट चाइना सी में, ये आइलैंडिक आर्क है। इसका नाम क्या है? ryukyu आइलैंड्स। ryukyu आइलैंड्स ही पैसिफिक ओशियन को ईस्ट चाइना सी से अलग करते हैं। 1952 तक ryukyu आइलैंड यहाँ तक जापान के होते थे, लेकिन 1972 में सारे के सारे ryukyu आइलैंड्स जापान के हवाले कर दिए गए। जापान ने इनको ट्रांसफ़र कर दिया, जापान को ट्रांसफ़र कर दिए गए सारे के सारे ryukyu आइलैंड्स। इन ryukyu आइलैंड्स के बिल्कुल दक्षिण छोर पे एक आइलैंड आपको मिलेगा, इसका नाम है सेंकाकू आइलैंड्स। यहाँ पे आपको जो दिखाई दे रहा है रेड सर्किल के अंदर, ये सेंकाकू आइलैंड्स है। याद रखिएगा सेंकाकू आइलैंड्स एग्जाम में आता है। क्यों आता है? सेंकाकू आइलैंड्स को लेके जापान, ताइवान और चाइना में ही मतभेद है। ये जो सेंकाकू आइलैंड है वो एडमिनिस्ट्रेटेड बाय जापान है, मतलब जापान के क्षेत्र में आता है, लेकिन ताइवान और चाइना दोनों क्लेम करते हैं कि सेंकाकू आइलैंड्स जो है वो उनका है, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटेड बाय जापान। सेंकाकू आइलैंड क्लेम्ड बाय चाइना एंड क्लेम्ड बाय ताइवान। ये दूसरी बात है कि चाइना तो ये भी क्लेम करता है कि पूरे का पूरा ताइवान ही उसका है। सेंकाकू आइलैंड की लोकेशन आप याद रखेंगे। कुरिल आइलैंड्स कहाँ पे हैं? कुरिल आइलैंड्स जापान का हिस्सा नहीं है। बहुत से बच्चों को कन्फ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को कि कुरिल आइलैंड्स जापान का हिस्सा है, नहीं है। जापान के एकदम पास में है लेकिन जापान का हिस्सा नहीं है। कहाँ पे है? देखिए
ये जो आपको आइलैंड दिख रहा है, ये कौन सा है? ये जापान का सबसे उत्तर वाला आइलैंड है, होकियाडो आइलैंड। जैसे मैंने 5 बताए थे, 5 में सबसे नॉर्थर्न मोस्ट था होकियाडो। ये होकियाडो आइलैंड्स है। ये जो ऊपर की तरफ आपको दिखाई दे रहा है, ये सखालिन आइलैंड है, रशिया का है सखालिन आइलैंड। ये जो आपको आइलैंडिक आर्क दिखाई दे रही है, अब देखिए ये भी एक आर्क है। आर्क मतलब चाप, द्वीपों का चापानु क्रम में बनी हुई एक आकृति, चाप के क्रम में बनी हुई आकृति को बोलते हैं आइलैंडिक आर्क। तो ये जो आइलैंडिक आर्क है प्लस जो होकियाडो है प्लस जो सखालिन रशिया का है, मैप ऑफ रशिया में मैं आपको ये बता चुका हूँ सखालिन आइलैंड, इनके बीच में जो सागर है इसी को बोलते हैं सी ऑफ ओखोस्ट। ये ओखोस्ट सागर है और ये वाला जापान सागर है, सी ऑफ जापान। जैसे मैंने आपको बताया था, मैं मैप में आपको ओखोस्ट सागर डिटेल से बताऊंगा। तो यही है ओखोस्ट सागर और ये है पैसिफिक ओशियन। पैसिफिक ओशियन, ओखोस्ट सागर, सी ऑफ जापान। अब देखिए यहाँ देखिए होकियाडो से लेके और ऊपर रशिया का एक हिस्सा है कमचटका पेनिनसुला। ये कमचटका पेनिनसुला दिखाई दे रहा है, रशिया का मैप देखिए, मैप ऑफ रशिया में आपको बता चुका हूँ, प्ले लिस्ट में जाके भी आप देख सकते हैं। ये कमचटका पेनिनसुला से लेके होकियाडो तक एक आइलैंड की आर्क है। ये जो आइलैंड की आर्क है 1855 में एक ट्रीटी होती है, ट्रीटी ऑफ सिमोदा। ट्रीटी ऑफ सिमोदा में ये तय किया जाता है कि इतना हिस्सा जो है ये जापान का है, ऊपर वाला जो नॉर्थ वाला हिस्सा है वो रशिया का है। लेकिन उसके बाद 1875 में एक और ट्रीटी होती है, ट्रीटी ऑफ सेंट पीटर्सबर्ग। सेंट पीटर्सबर्ग रशिया का सबसे बड़ा शहर है, यूरोप में पड़ता है। सेंट पीटर्सबर्ग की ट्रीटी के अंतर्गत 1875 में सारे के सारे कुरिल आइलैंड जापान को दे दिए जाते हैं। कब? 1875 में सारे के सारे कुरिल आइलैंड जापान के थे। लेकिन उसके बाद 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध होता है। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की बुरी तरह से हार होती है और उस टाइम पे ये सारे के सारे आइलैंड को ऑक्यूपाई कर लेता है। ऑक्यूपाई कौन कर लेता है कुरिल आइलैंड को? यूएसएसआर। 1945 में यूएसएसआर हुआ करता था, जो कि 1991 में ध्वस्त हो गया था और 15 देश बने थे। तो ये पूरे के पूरे आइलैंड जो है अभी रशिया का ही हिस्सा है, लेकिन इतने हिस्से को जापान भी क्लेम करता है। हिस्सा किसका है? पूरे का पूरा रशिया का है। ये सी ऑफ जापान है, ये सी ऑफ ओखोस्ट है, ये नॉर्थ पैसिफिक ओशियन है। यह है कुरिल आइलैंड्स, यहाँ तक क्लेम करता है जापान, लेकिन क्लेम करने से कुछ नहीं होता है। ठीक है, डिफेक्टो बाउंड्री यही है। डिफेक्टो बाउंड्री मतलब जो बाउंड्री भी मानी जाती है, डिफेक्टो बाउंड्री यही है। और यहाँ से सारे ऊपर के आइलैंड जो है वो रशिया के ही हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, ये रशिया का एक पेनिनसुला है कमचटका पेनिनसुला, ये रशिया का आइलैंड है सखालिन आइलैंड, और ये है ओखोस्ट का सागर। ठीक है, ओखोस्ट का सागर। अब जो कुरिल आइलैंड है, कुरिल आइलैंड ये ऊपर की तरफ जाते हैं, उत्तर की तरफ जाते हैं कमचटका पेनिनसुला तक। ये कमचटका पेनिनसुला तक जा रहे हैं और उसके बाद ये ईस्ट वार्ड्स घूम जाते हैं। तो देखिए कमचटका पेनिनसुला भी रिंग ऑफ फायर के अंतर्गत ही आता है। मैप में मैंने आपको दिखाया था, फिर से देखिए, जो कमचटका पेनिनसुला आपको दिखाई दे रहा है रिंग ऑफ फायर के अंतर्गत ही आता है। तो यहाँ पे भी एक्टिव वोल्केनो पाए जाएंगे। और उसके बाद ये जो आइलैंड की एक आर्क थी, कौन से आइलैंड थे? कुरिल आइलैंड जो है ईस्टवार्ड मुड़ जाते हैं। ईस्टवार्ड मुड़ के कहाँ जाएंगे? यूएसए। ये यूएसए आ गया अलास्का, अलास्का की तरफ चले जाएंगे। तो ये जो आइलैंड्स है इन्हें कहते हैं इलूटियन आइलैंड्स। ये वाले जो आइलैंड आर्क आपको दिखाई दे रही है, ये इलूटियन आइलैंड आर्क है और यूएसए का हिस्सा है। यूएसए का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? यूएसए का हिस्सा है। कुरिल रशिया के हैं, इलूटियन यूएसए के हैं। इलूटियन आइलैंड्स के नॉर्थ में जो सागर है उसे हम कहते हैं बेरिंग सागर। इसके दक्षिण में जो सागर है ये हमारा पैसिफिक ओशियन है। और यहाँ पे अलास्का और रशिया के बीच में आपको मिलेगी बेरिंग स्ट्रेट, बेरिंग की जल संधि। ठीक है, जो पैसिफिक ओशियन को आर्कटिक ओशियन से जोड़ देती है। ठीक है, आई होप आपको इलूटियन आइलैंड्स भी समझ में आ गए होंगे। ये भी एक आइलैंडिक आर्क है। इसके आसपास में, जापान के आसपास में कौन कौन सी वाटर स्टेट पाई जाती हैं? तो कोरियन स्टेट पाई जाती है, दूसरी ला पैराउस स्टेट पाई जाती है और सुगारू स्टेट पाई जाती है। टीस आइलैंड होता है, जब जापानीज में लिखते हैं जैसे सुनामी में टीस आइलैंड होता है छिया, ये टुसुगारू नहीं है, सुगारू स्टेट है। अब हम देख लेते हैं कोरियन स्टेट कहाँ पे पाई जाती है। ये सब जो मैं लिखता हूँ इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यही ये नोट्स हैं। तो कोरिया स्टेट जो है, ये देखिए, ये कोरियन पेनिनसुला है, ये एशियन कॉन्टिनेंट है। एशियन कॉन्टिनेंट में कोरियन पेनिनसुला है। कोरियन पेनिनसुला में साउथ कोरिया देश है। ये साउथ कोरिया देश और जापान के बीच में जो ये वाटर की स्ट्रेट है, वाटर स्ट्रेट का मतलब होता है जल डमरू मध्य या एक जल संधि जो दो बड़ी जल राशियों को जोड़ देती है। तो ईस्ट चाइना सी है ये, यहाँ पे सी ऑफ जापान है, इन दो सागरों को जोड़ती है कोरियन स्ट्रेट। साउथ कोरिया के नाम पे इसका नाम है कोरियन स्ट्रेट। कोरियन स्ट्रेट किन दो सागरों को जोड़ती है? ईस्ट चाइना सी को सी ऑफ जापान से जोड़ देती है। किन दो स्थलों को अलग करती है? तो साउथ कोरिया को जापान से अलग करती है। साउथ कोरिया को कुयूशू जो द्वीप है जापान का, उससे अलग
करती है कोरियन स्ट्रेट। दूसरी जो मैंने आपको बताई थी सुगारू स्ट्रेट, सुगारू स्ट्रेट कहाँ पे है, तो देखिए जापान का सबसे बड़ा द्वीप है, इसका नाम है होन्शु, और सबसे उत्तरतम द्वीप है होकियाडू। तो होकियाडू और होन्शु के बीच में जो ये आपको दिखाई दे रही है, ये है हमारी सुगारू स्ट्रेट। आई होप आपको लिखा हुआ भी दिख रहा होगा, ये है सुगारू स्ट्रेट। सुगारू स्ट्रेट कौन कौन किस किस को अलग कर रही है, होन्शु को होकियाडू से अलग कर रही है, कौन से सागरों को जोड़ रही है, सी ऑफ जापान को पैसिफिक ओशियन से जोड़ देती है सुगारू स्ट्रेट। यहाँ पे आपको एक जल संधि और दिखाई देगी, तो देखिए सी ऑफ जापान है, ये सी ऑफ ओखोस्ट है। चलिए इसको हम इस वाले मैप में देखेंगे। हाँ, ये सी ऑफ जापान है और ये सी ऑफ ओखोस्ट है। सी ऑफ जापान है, सी ऑफ ओखोस्ट, और यहाँ पे आपको एक पतला सा गलियारा रास्ता दिखाई दे रहा है दो समुद्रों को जोड़ता हुआ। ये दो समुद्र मैंने मैप में आपको बता ही दिए हैं, कौन कौन से समुद्र ये दोनों हैं। कौन कौन से समुद्र हैं बताइए, ये सी ऑफ ओखोस्ट है, ये सी ऑफ जापान है। ये कौन कौन से स्थल खंड हैं, ये जापान का होकियाडो है, ये रशिया का सखालीन है, ये जापान है, ये रसिया है। तो यहीं पे जो लोकेशन है, इस लोकेशन को हम कौन सी स्टेट कहते हैं, इसको हम कहते हैं ला पेराउस वाटर स्ट्रेट, ला पेराउस जल संधि, ये यहाँ पे है। ये जो जल संधि आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, यही है ला पेराउस वाटर स्ट्रेट, ला पेराउस की जल संधि। आई होप आपको समझ में आया होगा जापान और उसके आसपास के क्षेत्र के बारे में अच्छे से। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपना खूब ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए, गाते रहिए। जय हिंद, जय भारत।